नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग इंट्रोडक्टरी क्रॉप फिजियोलॉजी का 6वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे ट्रांसपिरेशन के बारे में, यानी कि वाष्पोत्सर्जन के बारे में। देखो, होता क्या है कि पौधे जितना पानी जमीन से उपयोग करते हैं यानी अवशोषित करते हैं, जितना पानी पौधे जमीन से सोखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, उसका बहुत थोड़ा सा ही भाग यानी कि लगभग 10% भाग ही वो यूज कर पाते हैं अपनी यूज के लिए। बाकी जो 90% भाग होता है, 90% से ज़्यादा ही ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। एब्जॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू और ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो पानी के बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है पौधों में, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब देखो, इसको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। Although large quantity of water are absorbed by plant from the soil, but only a small amount of it is utilized। मतलब कि प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, प्लांट जो पानी अपने रूट से एब्जॉर्ब करते हैं, उसका एक स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा ही भाग वो यूटिलाइज कर पाते हैं। यही ये कह रहा है। द एक्सेस ऑफ वाटर, जो और बचा हुआ पानी होता है, इज लॉस्ट, ये निकाल दिया जाता है फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। ये पौधे के एरियल पार्ट यानी कि जो जमीन के ऊपर वाले भाग हैं, उनके द्वारा निकाल दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जल वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। देखो कैसे क्या कह रहा है कि जो पौधे अपने रूट से पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, उसका ज्यादातर भाग वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकाल देते हैं। बहुत थोड़ा सा ही भाग वो यूज कर पाते हैं। बाकी जो बचा हुआ भाग होता है, उसको अपने एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट का मतलब होता है जो मिट्टी के ऊपर भाग है, यानी कि जैसे तना, पत्ती, फल, फूल, इन सब से वो क्या करते हैं कि जलवाष्प के रूप में ज़्यादा जो पानी उनके पास बचा होता है उसको बाहर निकाल देते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं या वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वाष्प का उत्सर्जन, यानी कि भाप का निकलना। अब देखो, ये कितने प्रकार का होता है, ट्रांसपिरेशन ऑफ 3 टाइप्स। ट्रांसपिरेशन इज ऑफ 3 टाइप। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वो 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्टोमेटल का मतलब स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ट्रांसपिरेशन में सबसे बड़ा भाग जो ट्रांसपिरेशन का होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन का ही होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ज्यादातर ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू ही होता है। अब स्टोमेटा आर यूजुअली कन्फाइंड इन मोर नंबर ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ। जो स्टोमेटा होता है, ये पत्तियों के निचले सतह पर ज्यादा पाया जाता है। जैसे कभी ध्यान से देखो, जैसे आम की पत्ती देखो, या बेल की पत्ती देखो, केले की पत्ती देखो, अधिकतर जो डाइकॉट यानी जो द्विबीजपत्री बीज हैं, इनकी जो ऊपर वाली पत्ती की जो ऊपरी सतह होती है, ये चिकनी होती है। जैसे उसका देख लो, पान का देख लो, तो इसकी जो ऊपरी सतह होती है ये चिकनी चिकनी होती है। क्यों? क्योंकि इस पे स्टोमेटा कम होते हैं। ऊपर वाली परत पर स्टोमेटा कम होते हैं और नीचे से परत, जो नीचे जो धूप के नीचे रहती है, मतलब उस पे धूप नहीं पड़ती, नीचे की तरफ रहती है वो, वहां पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, इसलिए वो उतनी हरी नहीं दिखाई देती, थोड़ी खुरदुरी भी रहती है, वो उतनी चमकीली नहीं होती है नीचे वाला पार्ट, इसलिए क्योंकि उस पे स्टोमेटा ज्यादा होता है। यानी कि पत्तियों का जो निचला भाग होता है वहां पे स्टोमेटा ज्यादा होता है और ऊपरी भाग में स्टोमेटा कम होता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, क्या क्या देखते हैं। इन मोनोकॉट्स मतलब एक बीज पत्री में, जैसे घास, दे आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड। ये दोनों तरफ लगभग बराबर मात्रा में ही डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। मतलब जितना रंध्र ऊपर होगा उतना ही लगभग नीचे भी होगा।
इसको हम चेक कैसे कर सकते हैं, धान में देख लो, पत्तियां चाहे नीचे से देखो चाहे ऊपर से देखो, यानी ऊपर नीचे दोनों साइड की पत्तियां एक ही कलर की होती हैं। गेहूं में भी यही हाल, गन्ने में भी यही हाल, समझ गए। तो इन सब में जो मोनोकॉट होते हैं इनमें दोनों तरफ बराबर होते हैं, और जो डाइकॉट होते हैं उसमें नीचे स्टोमेटा ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है। अब व्हाइल इन एक्वेटिक प्लांट, जो जलीय पौधे हैं, विद फ्लोटिंग लीफ, जिनकी पत्तियां पानी की सतह पर तैरती रहती हैं, जैसे कमल हो गया, कुमुदनी हो गया, शैवाल हो गया, दे आर प्रेजेंट इन द अपर सरफेस, उनमें ये ऊपरी सतह पर पाए जाएंगे। क्योंकि अगर निचली सतह पर रंध्र रहेंगे तो नीचली सतह पर रंध्र रहेंगे तो नीचे से पानी रहेगा, तो पानी निकल कैसे पाएगा। इसीलिए रंध्र जो होते हैं स्टोमेटा, ये पत्ती के ऊपरी वाली सतह पर जो पानी के ऊपर होता है, जिसपे सनलाइट पड़ती रहती है, उस पे होता है स्टोमेटा, ठीक। तो वहां से वाष्पोत्सर्जन कर लेते हैं। फिर दूसरे प्रकार का जो है वाष्पोत्सर्जन, वो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन है। ये क्या होता है, क्यूटिकल जानते हो क्या होता है, जो सबसे ऊपरी चमड़ी होती है, चाहे कोई पौधा हो, चाहे कोई पत्ती हो, चाहे कोई आदमी हो, चाहे कोई कीट हो, ये जो सबसे ऊपरी ऊपरी चमड़ी होती है उसको हम क्यूटिकल कहते हैं। तो उसके थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होता है उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कह रहा है, क्यूटिकुल इज इम्प्रेवियस टू वाटर इवन थ्रो सम वाटर में बी लॉस्ट थ्रू इट, मतलब थोड़ा सा पानी इसके द्वारा भी लॉस होता है। इट में कंट्रीब्यूट ए मैक्सिमम ऑफ अबाउट 10% ऑफ द टोटल ट्रांसपिरेशन, ये ज्यादा से ज्यादा 10% टोटल ट्रांसपिरेशन का होता है। मतलब जितना ट्रांसपिरेशन होगा उसमें से अगर बहुत ज्यादा हो गया तो 10% ट्रांसपिरेशन क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होगा, नहीं तो इससे कम ही रहता है, ठीक। तो ये क्यूटिकुलर जो होता है ये पत्ती की ऊपरी सतह से, जो क्यूटिकल सेल होती है, क्यूटिकल यानी कि ऊपरी जो चमड़ी होती है, वहां से जो निकलता है पानी, कोशिकाओं से जो रिस रिस के निकलता है पानी, उसको हम क्या कहते हैं, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फिर अगला क्या है, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसमें क्या होता है, सम वाटर में बी लॉस्ट बाय वुडी स्टेम, कुछ पानी जो होता है ये जो काष्ठीय तना होता है इसके द्वारा भी बाहर निकाला जाता है। जो लेंटिकुलर व्हिच जो लेंटिसिल्स होती हैं, लेंटिसिल्स के द्वारा जो पानी निकाला जाता है उनको हम कहते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। जो लेंटिकुल सेल होती हैं, यानी कि जो स्टेम से पानी निकाला जाता है, स्टेम से लेंटिकुल से निकाला जाता है, लेंटिसिल्स से, इसको हम क्या कहते हैं, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। फिर अगला क्या है, मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, मतलब स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन होता है उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे होता है। द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन व्हिच टेक प्लेस ड्यूरिंग द डे टाइम कैन बी स्टडीड इन 3 स्टेप, मतलब कि जो स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है इसका मैकेनिज्म जो दिन के समय में होता है इसको हम 3 स्टेप में पढ़ते हैं। मतलब कि जो स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है यह दिन में होता है, और इसको हम 3 भाग में 3 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहला, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर इन द लीफ फ्रॉम जाइलम टू इंटरसेलुलर स्पेस अबव द स्टोमेटा थ्रू द मेसोफिल सेल। इसमें कह रहा है कि ऑस्मोटिक डिफ्यूजन जब होता है वाटर का, ये जाइलम से इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है, जैसे मान लो एक सेल ये, एक कोशिका ये है। अब जब क्या होगा कि जब ऑस्मोटिक डिफ्यूजन होने लगेगा वाटर में, तो जाइलम से, जो जाइलम होता है वहां का पानी बाहर आने लगेगा। कहाँ आने लगेगा, ये इन जो 2 कोशिकाएं हैं इनके बीच में, और एबव द स्टोमेटा, स्टोमेटा के ऊपर आ जाएगा थ्रू द मेसोफिल सेल, और मेसोफिल के थ्रू ये ऊपर आ जाएगा और वहाँ स्टोमेटा के पास आ जाएगा, फिर वहां से बाहर निकल जाएगा। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा के मूवमेंट में, स्टोमेटा से ही अगर पानी निकल रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो स्टोमेटा अगर खुला रहेगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, अगर ये बंद हो जाएगा तो नहीं होगा। तो एक स्टेप ये भी है। और उसके बाद सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर, सिंपल जो वाटर का डिफ्यूजन होता है इसके थ्रू वाटर वेपर फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेस टू
अदर एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। इसमें जो डिफ्यूजन होता है वाटर वेपर का, ये एटमॉस्फेरिक अदर एटमॉस्फेरिक स्पेस की वजह से होता है। जैसे ये है, एक से लिए है, एक से लिए है। अब ये बीच में जो पानी है, इस पानी को एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर में गर्मी की वजह से जो ट्रांसपिरेशन होगा, ये समझ गए। तो ये तीनों कैसे कैसे, एक तो था कि इसमें जो पानी था, ये वाला स्टेप, पहला स्टेप कि इसमें जो जाइलम था, जाइलम से पानी इंटरसेलुलर स्पेस में आता था और जो स्टोमेटा के ऊपर होते हैं, और ये मेसोफिल सेल के थ्रू फिर निकाल दिए जाते हैं। दूसरा था ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा अगर खुला रहेगा तो ट्रांसपिरेशन होगा, स्टोमेटा अगर बंद रहेगा तो नहीं होगा। फिर सिंपल डिफ्यूजन ऑफ वाटर। इसमें वाटर का सिंपल डिफ्यूजन होता है कि मतलब यहाँ पे दो कोशिकाओं के बीच में पानी है, यहाँ पे इनका डिफ्यूजन हुआ, पानी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया एटमॉस्फेयर का, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कम हो गई तो ये निकल गया, सिंपली ये निकल गया। तो ये तीन प्रकार का डिफ्यूजन होता है। अब ध्यान से देखो, समझ लेना, ये डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, स्टोमेटा क्या होता है, ये तमाम जो टर्मिनोलॉजी है इसको और मैंने पहले लेक्चरों में पढ़ा दिया है। ये आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ, शायद 6वां लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। तो जो आगे के 5 लेक्चर बचे हैं उनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी ये चीज़ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ये तो पक्की बात है। इसलिए आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि इसमें जो टेक्निकल टर्म है वो काफ़ी कठिन कठिन है। फिर आगे है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है, देखो। द स्टोमेटा आर इजिली रिकॉग्नाइज फ्रॉम द सराउंड एपिडर्मल सेल बाय देयर पेक्यूलर शेप, दे आर कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल। स्टोमेटा को आसानी से पहचाना जा सकता है, जो इनके किनारे किनारे ये एपिडर्मल जो सेल होती है, ये जो हरा हरा ज़्यादा दिख रहा है, ये जो एपिडर्मल सेल होती है, इसके द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। और इसके बाद द गार्ड सेल डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल। और ये जो गार्ड सेल होती है, ये जो सेम के बीज के जैसा है, ये अलग होता है एपिडर्मल सेल से। आल्सो इट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है। एंड पेक्यूलर थिकिंग ऑन देयर एडजेसेंट सरफेस इज क्लोज्ड स्टोमेटा, और सॉरी ये दिख नहीं रहा है, ऑन द सरफेस। ये क्या कह रहा है कि ये किनारे किनारे की जो होता है ये एपिडर्मल सेल होता है, और एपिडर्मल सेल के नीचे यहाँ पे बीच में सेम के बीज के आकार के 2 गार्ड सेल होती हैं। इसी के वजह से हम इसको आसानी से पहचान सकते हैं कि ये बीच में जो है ये स्टोमेटा है। ठीक, ये किनारे किनारे जो थोड़ा सा हरा हरा दिख रहा है ये एपिडर्मल सेल है, और ये क्लोरोप्लास्ट ये गार्ड सेल है। गार्ड सेल में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और ये बीच में स्टोमेटा है, यहाँ पे ये बंद है। ठीक, ये स्टोमेटा यहाँ पे खुला है और यहाँ पे स्टोमेटा ये बंद है। अब देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, इनका मूवमेंट कैसे होता है। इनका मूवमेंट देखो कैसे होता है। इसमें देखो चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर है, डिफ्यूजन प्रेशर है, ऑस्मोटिक डिफ्यूजन है, एपिडर्मल सेल है, मेसोफिल सेल है, इन सब की जो टर्मिनोलॉजी है, टर्गर प्रेशर है, इन सब की जो टर्मिनोलॉजी है इसको मैं पहले बता चुका हूँ। तो आप वहाँ से अगर देखे होंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, कंसिक्वेंट टू इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट ऑफ द गार्ड सेल। मतलब कि जब ये जो गार्ड सेल होती है, कौन सी, ये वाली जो गार्ड सेल होती है, ये जो 2 सेम के बीज के आकार का दिखाई दे रहा है गार्ड सेल, जब इसमें इस गार्ड सेल में जब ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, ये जब दोनों इंक्रीज होने लगता है यानी कि बढ़ने लगता है गार्ड सेल में, तो ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मल सेल एंड मेसोफिल सेल इनटू गार्ड सेल फ्लो। तो ये क्या होता है कि जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी ये जब दोनों बढ़ने लगता है, तो ऑस्मोटिक जो डिफ्यूजन होता है ये बाहर वाली सेल जैसे मान लो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी जब ये दोनों बढ़ने लगेगा गार्ड सेल का,
तो इधर के जो बाहर की मेसोफिल सेल और एपिडर्मल जो सेल का शेप है यानी कि पानी वानी है इसके अंदर का, ये पानी आके किस में भर जाएगा, इसमें भर जाएगा, गार्ड सेल में। ठीक, तो गार्ड सेल में पानी आके भर गया। अब क्या होगा, इनटू द गार्ड सेल फ्लो, यानी कि गार्ड सेल के अंदर आके भर गया। दिस इंक्रीज द टर्गर प्रेशर, और ये क्या करता है कि जो टर्गर प्रेशर है किसका, गार्ड सेल का, दिस इंक्रीज द टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल, ये गार्ड सेल के टर्गर प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, यानी कि टाइट टाइट हो जाती है, बिल्कुल फूल जाता है। जैसे कि अभी गुब्बारे में ढेर सारा पानी भर दो तो गुब्बारा ऐसे फूल जाएगा, बिल्कुल टाइट टाइट हो जाएगा, और वो इसकी वजह से वो टाइट हो जाते हैं, टर्गट हो जाते हैं, यानी कि फूल जाते हैं या सूज जाते हैं। द गार्ड सेल स्वेल एंड इंक्रीज इन लेंथ थस द स्टोमेटा ओपन, और ये लेंथ में क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जब इनके अंदर ढेर सारा पानी भर जाएगा तो ये ऐसे ऐसे लंबाई में बढ़ जाएंगे। तो लंबाई में ये तो बढ़ रहे हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे एपिडर्मल सेल है, यहाँ भी एपिडर्मल सेल है, तो ये क्या करेंगे, इधर तो फाड़ के बाहर जा नहीं सकते, ये इधर भी बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल है इनको दबाए रखा है, और ये बढ़ रहे हैं, ये दोनों बढ़ भी रहे हैं और इधर ये आ नहीं सकते। तो जब ऐसा होगा तो ये बाहर की तरफ ऐसे फैल जाएंगे, समझ गए। अब इसको हम और कायदे से समझा पाते अगर हम सामने होते आपके, लेकिन थोड़ी समस्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसीलिए थोड़ा समझने का प्रयास करो। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक दीवार मैंने लगा दिया, एक दीवार मैंने यहाँ लगा दिया। अब ये दोनों जब बढ़ेंगे गार्ड सेल, तो ये इधर नहीं बढ़ सकते बाहर की तरफ, और यहाँ भी नहीं बढ़ सकते, इनको इसी में बढ़ना है, और ये बढ़ेंगे क्योंकि पानी इनके अंदर घुस रहा है गार्ड सेल के अंदर। तो ये क्या करेंगे, जब ये लंबाई में बढ़ेंगे तो ये चंद्राकार हो जाएंगे ऐसे, समझ गए। तो ये थोड़ा तिरछा बढ़ेंगे, जैसे अभी ढेर सारा जब इनको बढ़ना होगा तो ये मुड़ जाएंगे बीच में, तो जब ऐसे ये मुड़ जाएंगे तो यहाँ बीच में एक खाली स्थान बन जाएगा। तो ये जो खाली स्थान बन जाएगा उसी को हम स्टोमेटा कहते हैं, और इस कंडीशन में स्टोमेटा क्या होगा, ओपन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये कायदे से समझ में आ गया होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट या टर्गर प्रेशर या मेसोफिल सेल, एपिडर्मल सेल, ये सब मैंने पिछले लेक्चरों में बता दिया है, इसीलिए आप प्लीज देख ले, नहीं तो आप कहेंगे कि सर जी समझा नहीं पा रहे हैं। समझ गए, ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है इसलिए समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब देखो, इन द अदर हैंड, दूसरे समय में क्या होता है, व्हेन एटमॉस्फेयर ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट ऑफ गार्ड सेल, जब ये डिक्रीज होने लगता है तो इसके किनारे किनारे की जो एपिडर्मल और मेसोफिल सेल होती है वहां पे वाटर रिलीज बैक हो जाता है, यानी पानी फिर से वापस चला आता है, और ये फिर से जो इनका जो टर्गर प्रेशर होता है गार्ड सेल का, ये फ्लैसिड हो जाती हैं, टर्जिट से फ्लैसिड हो जाती हैं, यानी कि सुसुक जाती हैं, और सुसुक जाने की वजह से फिर ये सीधी हो जाती हैं। देखो एक बार फिर से समझो, इसी में जब स्टोमेटा खुलने का मैंने बता दिया, अब इसमें देखो ये बंद हो रहा है, बंद होने पे क्या होगा कि जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी जब दोनों घटने लगेगा तो इसके अंदर का पानी बाहर चला आएगा। एपिडर्मल सेल और मेसोफिल सेल जो यहाँ पे हैं किनारे किनारे, इस सेल में पानी सब चला आएगा। तो जब पानी चला आएगा तो ये फ्लैसिड कंडीशन में हो जाएंगे, यानी सुसुक जाएंगे, ढीली पड़ जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी। तो जब ये शिथिल हो जाएंगी तो इनकी लंबाई जो है कम हो जाएगी। देखो इसकी लंबाई ऐसे नापोगे तो लंबाई ज्यादा है, जैसे मान लो एक रेखा ऐसे खींचो, एक रेखा ऐसे खींचो, तो लंबाई किसकी ज्यादा होगी, इस वाले की तो ज्यादा होगी। तो अब इसकी लंबाई क्या होगी, जब घट जाएगी तो ये फिर सीधे सीधे हो जाएंगे, सीधे सीधे हो गए। अब क्या होगा कि चूंकि ये पानी जो है इसके अंदर का यहाँ गया था बाहर, तो जो एपिडर्मल सेल थी ये फूल जाएंगी, तो ये जब फूलेंगी तो ये बाहर को दबाव डालेंगी, ये अंदर को ऐसे दबाव डालेंगी। अंदर को दबाव देखोगे, ध्यान से दिखाते हैं तुम्हें, ऐसे अंदर की तरफ इस गार्ड सेल पे दबाव डालेंगे। तो अंदर को जब ये दबाव डालेंगे तो ये दोनों गार्ड सेल आपस में चिपक जाएंगे, और जब चिपक जाएंगे तो ये बीच में जो यहाँ पे स्टोमेटा है ये बंद हो जाएगा। तो यही था स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का मैकेनिज्म। आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब देखो, फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन रेट, मतलब वो कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा है इंटरनल फैक्टर। अब देखो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करता है, उसमें एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी है,
टेम्परेचर है, विंड है, लाइट है, अवेलेबल सॉइल वाटर है। ठीक, अब देखो ये किस तरीके से काम करेगा। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या करेगा। इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होगी यानी कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में जलवाष्प की मात्रा ज्यादा होगी, तब द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा। जब वातावरण में ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जब उमस ज्यादा होगी, जब हमें पसीना वसीना ज्यादा आता है, उमस ज्यादा होगी, नॉर्मल भाषा में ऐसे समझो, जब उमस ज्यादा होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट में पहले से ही वाष्प ढेर सारा रहेगा, तो पत्तियों से वाष्प और वो नहीं लेना चाहेगा, इसीलिए ट्रांसपिरेशन घट जाता है। इट इज बिकॉज एटमॉस्फेयर इज मोर सैचुरेटेड, एटमॉस्फेयर जो होता है ये ज्यादा सैचुरेटेड होता है, संतृप्त होता है विथ मॉइस्चर, यानी कि एटमॉस्फेयर में पहले से ही बहुत ढेर सारा जलवाष्प मौजूद रहता है, एंड रिटार्ड द डिफ्यूजन ऑफ वाटर, इसलिए वो वाटर के डिफ्यूजन को रोक देता है। वाटर वेपर फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस में जो वाटर का डिफ्यूजन होता है उसको रोक देता है। ऑफ द लीफ, पत्तियों में, लीफ टू द आउटर एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। ठीक, आउटर एटमॉस्फेयर के थ्रू ये रोक देता है। कहने का मतलब ये है कि जब एनवायरमेंट में ज्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी तो ये पत्तियों के अंदर जो इंटर सेलुलर स्पेस में जो पानी भरा है उसके डिफ्यूजन को ये रोक देगा, वाटर के डिफ्यूजन को रोक देगा, और इसी को रोक देने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन है ये नहीं होगा। जैसे हमारे पास अगर हमारी जेब में भरा हो ढेर सारा पैसा, तो हम अगर हमको कोई देगा तो हम रख नहीं पाएंगे, कैसे रखोगे, समझ गए। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई एक चीज है जिसमें हम, जैसे मान लो कि हमारे पास एक लीटर का एक डब्बा है, तो उसमें हमने 1 लीटर दूध रख लिया है। अब कोई कहे 1 लीटर दूध और रख लें, तो हम कहाँ से रख पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमारे पास है नहीं, 1 लीटर की जगह थी, हमने भर लिया है डब्बा। तो इसी तरीके से एटमॉस्फेयर का भी सिस्टम है। एटमॉस्फेयर में 80 या 90% और 95% अगर ह्यूमिडिटी हो जाएगी तो फिर वो पानी और नहीं लेना चाहेगा, एटमॉस्फेयर ह्यूमिडिटी और अपने में संतृप्त नहीं करना चाहेगा, इसीलिए पानी पत्तियों से बाहर नहीं निकल पाएगा। इन ड्राई एटमॉस्फेयर, यानी कि जब वातावरण सूखा हो, जब हमारे ओंठ, पैर, हाथ ये सब फटने लगे, झुर्रियां पड़ने लगे, जैसे जैसे ठंडी में होता है, तब द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो हो, एंड द एयर इज नॉट सैचुरेटेड, और जो वायु है ये संतृप्त ना हो जलवाष्प के द्वारा विथ मॉइस्चर, एंड हेंस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीज। अब हमारे पास 1 लीटर का डब्बा है लेकिन वो बिल्कुल खाली है, तो हमको कोई 1 लीटर दूध देगा, हम फट से रख लेंगे, हाँ भैया लो रख दी। तो उसी टाइप से एटमॉस्फेयर में होता है। अगर एटमॉस्फेयर में जलवाष्प की मात्रा कम रहेगी तो पत्तियों से जलवाष्प ज्यादा निकलेगा, और अगर एटमॉस्फेयर में जलवाष्प ज्यादा रहेगा तो पत्तियों से कम निकलेगा। अगर उसके पास ढेर सारा रहेगा जलवाष्प तो नहीं मांगेगा, तो नहीं निकलेगा, और अगर कम रहेगा तो ज्यादा मांगेगा तो ज्यादा निकलेगा। यानी कि जब वातावरण सूखा होता है तब ट्रांसपिरेशन तेज हो जाता है, इसीलिए सूखे वातावरण में गर्मियों में हमें पौधों को पानी ज्यादा देना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से लॉस होने लगता है, और इवापोरेशन से भी लॉस होता है, क्योंकि मिट्टी से भी भाप बन के निकल जाता है पानी। अब टेम्परेचर, an increase in temperature bring about an increase in the rate of transpiration by lowering the relative humidity। कहने का मतलब जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, तो जब एनवायरनमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन भी बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर घटेगा तो ट्रांसपिरेशन भी घट जाएगा। अब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा वाइडली, और इस समय क्या होता है, वाइडली ज़्यादा खुल जाते हैं, स्टोमेटा जो होते हैं ये ज़्यादा खुल जाते हैं, बड़ा सा खुल जाएगा। जैसे मान लो इतना खुला है तो कम पानी निकल रहा है, अगर अभी ऐसे खुल जाए, इतना बड़ा सा खुल जाए तो पानी ज़्यादा निकलने लगेगा, समझ गए। अब विंड, अगर विंड की वेलोसिटी ज़्यादा है, विंड velocity increase the rate of respiration because it remove moisture from the vicinity of the transpiration part of the plant। अगर हवा तेज बह रही है तो हवा तेज बहेगी तो ट्रांसपिरेशन
इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये पत्ती है, पत्ती से जलवाष्प निकला, जलवाष्प निकल के यहाँ आया, अब यहाँ पे जलवाष्प है, लेकिन अगर हवा चलेगी तो इस जलवाष्प को बाहर ले जाएगी, जलवाष्प यहाँ चला आएगा, इधर से हवा बही तो इधर चला आया। अब यहाँ पे जलवाष्प नहीं है तो पत्ती से फिर निकल जाएगा, जलवाष्प यहाँ आ जाएगा। तो इसी वजह से अगर हवा तेज चलेगी तो ट्रांसपिरेशन भी तेजी से होगा। अब लाइट का और टेम्परेचर का आपस में बिल्कुल भाईचारा है, अगर लाइट तेज होगी तो टेम्परेचर भी तेज होगा। लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, लाइट ट्रांसपिरेशन के रेट को इंक्रीज करती है। अगर तेज प्रकाश रहेगा तो ट्रांसपिरेशन तेज होगा, कम प्रकाश रहेगा ट्रांसपिरेशन कम होगा। इन लाइट स्टोमेटा ओपन, लाइट में क्या होते हैं, प्रकाश के समय में स्टोमेटा ओपन रहते हैं। इट इंक्रीज द टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर को भी बढ़ाता है, लाइट अगर रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इन डार्क ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, और रात के समय में स्टोमेटा बंद हो जाता है। द स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज ऑलमोस्ट स्टॉप, तो रात के समय में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो होता है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है, क्योंकि स्टोमेटा बंद होते हैं। यानी कि अगर पानी बढ़ेगा, विंड की वेलोसिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जब तीनों बढ़ेंगे तो क्या होगा, ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। अगर ये तीनों जब घटेंगे तो ट्रांसपिरेशन भी घट जाएगा। अब अवेलेबल सॉइल वाटर, अगर सॉइल वाटर मिट्टी में ज़्यादा रहेगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर खेत में ज़्यादा पानी रहेगा तो पौधा ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा, और अगर ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगा तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन भी करेगा। अब देखो क्या कह रहा है, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल डिक्रीज हो जाएगी इफ देयर इज नॉट इनफ वाटर इन द सॉइल, अगर पर्याप्त मात्रा में पानी मिट्टी में नहीं है। इन सच फ्रॉम व्हिच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब बाय द रूट, समझ गए। अगर मिट्टी में पानी कम होगा तो पौधे एब्जॉर्ब भी कम करेंगे, और एब्जॉर्ब कम करेंगे तो ट्रांसपिरेशन भी कम ही करेंगे। अब अभी तक तो था एक्सटर्नल फैक्टर, अब आ गया इंटरनल फैक्टर जो ट्रांसपिरेशन को रोकते हैं। पहला कौन सा है, इंटरनल वाटर कंडीशन, अंदर के वाटर का कंडीशन कैसा है। अगर अंदर के वाटर का कंडीशन ज़्यादा मतलब गाढ़ा वाटर रहेगा तो यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर अगर कम रहेगा तो नहीं निकलेगा, अगर डिफ्यूजन प्रेशर इंक्रीज हो गया तो बाहर निकलेगा। ठीक, तो ये पानी की कंडीशन कैसी, अगर ऐसे समझो कि अगर गाढ़ा पानी रहेगा तो कम निकलेगा। जैसे एलोवेरा की पत्ती कभी तोड़ो तो वहाँ उसका जो पानी होता है चिपचिपा चिपचिपा, तो यानी कि गाढ़ा पानी है। तो पानी अगर गाढ़ा रहेगा तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, लेकिन अगर पानी गाढ़ा नहीं रहेगा तो ट्रांसपिरेशन तेज होगा। अब स्ट्रक्चरल फीचर का मतलब कि अगर मान लो पत्तियां ऐसे मुड़ी हुई हूँ ऐसे, तो इनका सरफेस कम है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा। अगर पत्तियां ऐसे खुली हुई हैं तो इनका सरफेस ज़्यादा रहेगा। तो अब देखो ध्यान से देखो, इतने को जोड़ो और इतने को जोड़ो, ये दो पत्तियों का है, तो पत्तियां हैं बड़ी बड़ी, अभी इनको जो खोल देंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा पत्ती हो जाएगा। लेकिन ये है कितनी जगह में, केवल इतनी जगह में, यानी कि केवल इतनी में। ठीक, यानी कि 3 गुना कम हो गया। देखो ध्यान से, ये और ये इधर तो हैं कितने में, केवल इतने में 3 गुना कम हो गया। और ये है पत्तियां बहुत छोटी छोटी, लेकिन जगह देखो इतनी ज्यादा जगह ले रहा है। कहाँ ये इतना ले रहा था यहीं तक, और कहाँ ये इतना ढेर सारा ले रहा है, तो इसी वजह से इंक्रीज हो जाएगा अगर पत्ती मुड़ी रहेगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर स्टोमेटा में छिद्र जो होंगे, मतलब पत्तियों में अगर ये ज़्यादा रहेंगे तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, और स्टोमेटा की संख्या कम रहेगी तो कम होगा ट्रांसपिरेशन। इसीलिए जो नागफनी होती है, मरुस्थलीय एक पौधा है, उसमें कैक्टस नागफनी कहते हैं इसको, तो उसमें जो पत्तियां होती हैं, पत्तियां उसमें कांटे के रूप ले लेती हैं, कांटे का रूप, और जो उसका स्टेम होता है वो पत्तियों का रूप ले लेता है। तो हमको ऐसा लगता है जैसे पत्तियों में कांटे निकले हैं, जबकि ऐसा नहीं है, उसके स्टेम में पत्तियां निकली होती हैं, और वो जो पत्तियां होती हैं वो सुई बन जाती हैं, कांटा बन जाती हैं, समझ गए। तो इसी वजह से उसमें रंध्र भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय पौधा अगर ज़्यादा रंध्र, उसमें ज़्यादा स्टोमेटा रहेगा तो पानी ज़्यादा निकलेगा, और पानी ज़्यादा निकलेगा तो पौधा सूख जाएगा, इसीलिए वहाँ पे पानी कम निकलता है, उसमें स्टोमेटा की संख्या बहुत कम होती है। जबकि वहीं अगर जलीय पौधे में देखा जाए तो वहाँ बहुत ढेर सारे स्टोमेटा होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे तो उन्हें ज़्यादा पानी निकालना भी पड़ेगा, और ज़्यादा निकालने के लिए उन्हें ज़्यादा रंध्र चाहिए, ज़्यादा छिद्र चाहिए। ठीक, अब देखो इंटरनल वाटर कंडीशन, इसमें क्या कह रहा है, डिफिशियंसी ऑफ वाटर इन द प्लांट विल रिजल्ट इन डिक्रीज द ट्रांसपिरेशन। अगर
पौधे में पानी की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। अगर कम पानी रहेगा तो कहाँ से निकलेगा। फिर स्ट्रक्चरल फीचर, इसमें क्या कह रहा है, द नंबर, साइज, पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। मतलब कि स्टोमेटा कितना है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर में 100 है, 150 है, 1000 है, 2000 है, या कितना है, तो ये डिपेंड करेगा। उसके बाद साइज, कितनी बड़ी बड़ी, अगर छोटी छोटी साइज होगी तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, अगर बड़ी बड़ी साइज का होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। और पोजीशन, पोजीशन का मतलब कि मान लो स्टोमेटा का पोजीशन जो है, जो खुला हुआ स्टोमेटा है वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं आ रहा है तो ट्रांसपिरेशन कम होगा, समझ गए। और मूवमेंट, पौधे का मूवमेंट कैसा है, इसके वजह से भी होता है। अब देखो गटेशन क्या होता है। गटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ट्रांसपिरेशन होगा, इसमें जलवाष्प के रूप में पानी निकलता है और इसमें पानी बूंद के रूप में निकलता है। देखो एक एक बूंद पानी निकल रहा है, ये बूंद बूंद, देखो ध्यान से देखो, ये बूंद बूंद पानी लगा है चारों तरफ, तो इसी को हम कहते हैं गटेशन। हिंदी में कहते हैं बिंदु श्रवण, यानी कि बिंदु मतलब बूंद और श्रवण मतलब रोना, समझ गए, ऐसे याद कर सकते हो। यानी कि पौधा रो रहा है, ऐसे पानी निकाल रहा है। इसमें क्या होता है, इन सम प्लांट, कुछ पौधों में, सच एज गार्डन नस्टेरियम, टोमेटो, कोलोकेशिया एटसेट्रा, वाटर ड्रॉप ooze out from the injured margin of the leaf were a main whence end, जब जहाँ पे ये इंड होता है, इंड पे, this is called guttation and take place usually early in the morning when the rate of absorption of the root pressure are high while the transpiration low। जब पानी ज़्यादा, जो रूट होती है पानी ज़्यादा तेज से एब्जॉर्ब करेगी और ट्रांसपिरेशन रेट बहुत कम रहेगा, उस समय ये पानी जो है वो बूंद के रूप में पत्तियों पर निकलने लगेगा, ऐसे किनारे किनारे वाली पत्तियों पर। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। दूब में देखा होगा, अरुई में देखा होगा, ठीक, टमाटर में देखा होगा, ठंडी में टमाटर में देखोगे, ध्यान से जाओ सुबह सुबह तो देखोगे उसके पत्तियों पर रहता है। दूब पे तो बहुत ढेर सारा रहता है, तो उसमें से जो कुछ दूब रहता है वो तो जो शीत पड़ती है उस वजह से हो जाता है, और कुछ बिंदु श्रवण का होता है, तो दोनों मिला के ढेर सारा हो जाता है। ये पूरा उतना नहीं रहता है, दूब घास पे जो लगा हुआ दिखता है पानी, ओस, वो पूरा नहीं होता, कुछ उसमें ओस होती है और कुछ उसमें गटेशन भी होता है, तो ये दोनों चीज होती है। कोलोकेशिया में आप ध्यान से देख सकते हैं। अब देखो ट्रांसपिरेशन और गटेशन में क्या डिफरेंस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बहुत बार, तो इसको ध्यान से समझ लो। ट्रांसपिरेशन क्या होता है और गटेशन क्या होता है, देखो दोनों लाइन से लिखा है। वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वाटर वेपर। इसमें जो पानी का लॉस होता है वो इनविजिबल वाटर वेपर के रूप में होता है, उसको हम देख नहीं सकते, जलवाष्प के रूप में पानी निकल जाता है। इसमें वाटर सॉल्यूशन ooze आउट फ्रॉम इंजरीड मार्जिन ऑफ द एरियल लीफ ओनली। इसमें जो इंजरी होती है पौधों पत्तियों में केवल वहां से निकलता है, इसमें बूंद बूंद के रूप में निकलता है, और इसमें कैसे निकलता है, इसमें निकलता है वेपर के रूप में, जलवाष्प के रूप में निकलता है। ट्रांसपिरेशन अकर मोस्टली थ्रू स्टोमेटा, ट्रांसपिरेशन ज्यादातर स्टोमेटा के थ्रू होता है। इट में आल्सो टेक प्लेस थ्रू क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर, मतलब जो ट्रांसपिरेशन होता है ये स्टोमेटा के थ्रू होगा, या तो क्यूटिकुलर या तो लेंटिकुलर, ये तीन प्रकार के स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मैंने बताया था, इन्हीं तीन प्रकार से होता है। जबकि गटेशन इट अकर्स ओनली थ्रू हाइड्रोथोड वाटर स्टोमेटा, यानी कि ये केवल ओनली हाइड्रोथोड्स की वजह से होता है, हाइड्रोथोड जो होते हैं इनकी वजह से होता है, जिसको हम वाटर स्टोमेटा कहते हैं। ये इसमें पानी केवल यहाँ से निकलता है। अब इट टेक प्लेस थ्रू आउट द डे, इट्स रेट विल मैक्सिमम एट नून, मतलब कि ये ट्रांसपिरेशन दिन भर होता रहता है और सबसे ज्यादा ये दोपहर के समय में होता है। दोपहर के समय में जब लाइट ज्यादा हो जाएगी, विंड भी ज्यादा हो जाएगी और टेम्परेचर भी ज्यादा हो जाएगा, तब ये गटेशन, ये ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा। और फिर गटेशन इट विल टेक ओनली अर्ली इन द मॉर्निंग, ये केवल सुबह के समय में होता है जब रूट प्रेशर ज्यादा हो जाता है और रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्बेशन इज हाई हो जाता है। रूट प्रेशर और
रेट ऑफ एब्जॉर्बेशन जब तेज हो जाता है, यानी कि पौधे तेजी से वाटर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं और ट्रांसपिरेशन कम होने लगता है तो गटेशन हो जाता है। समझ गए, ये हो गया गटेशन और ये हो गया ट्रांसपिरेशन। आई होप कि आपको ये कायदे से समझ में आ गया होगा। Thank you for the attending my class. If you like the video, do not forget to subscribe my channel Success with Smart Learning with Suga Classes for Agriculture। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने जो भी सुझाव हैं वो कमेंट जरूर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस चैनल को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करवाएं, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और भी ऐसे ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।